नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के बीच में यूक्रेन से काफी ज्यादा तादाद में भारत और अन्य देशों के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और युद्ध के दौरान वो वहीं फंस गए। ऐसे छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। ऐसे ही अलीगढ़ के रहने वाले छात्र साहिल कठिन परिस्थितियों में जूझते हुए युद्ध के बीच भारत सरकार की मदद से वापस अपने घर अलीगढ़ लौटे हैं और उन्होंने यहां पर वापस आकर ईश्वर और भारत सरकार दोनों का धन्यवाद किया। साहिल ने बताया है कि वो कठिन परिस्थितियों में वहां पर फंसे और उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों को वहां पर देखा, इन सब को साहिल के द्वारा बताया गया। तो यूक्रेन से लगातार छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है और ऐसे में ही एक छात्र साहिल जो कि यूक्रेन में फंस गए थे, युद्ध के हालातों के बीच में भारत वापस लौटे हैं और भारत वापस लौटने के बाद उनके द्वारा भारत सरकार का शुक्रिया किया गया, ईश्वर का धन्यवाद किया गया। तो लगातार आप देख रहे हैं छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी और आज हम भी ऐसे ही कुछ छात्रों से बातचीत करवाते हैं आपकी, जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे और भारत वापस लौट करके आए हैं। उनकी आप बीती आप भी सुनिए कि किस तरह के वहां के जो हालात हैं उन्होंने देखे और आज जब वो वतन वापसी कर चुके हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ 3 छात्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, छाया, आकृति और ऋतिक, तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले छाया, मैं आपके पास आऊंगा। छाया, सबसे पहले तो ये बताएं कि यूक्रेन में जब आप फंसे थे तो वहां के जो हालात थे वो क्या हैं और किस तरह की परिस्थितियों का सामना आपने वहां पर किया, और जब वतन वापसी आपने की है तो आपने कैसा महसूस किया, अपने अनुभव को साझा करें। यस सर। सर, जब हम वहाँ पे थे तो मैं जिस शहर में थी वहाँ पे उतना ज़्यादा उस टाइम मतलब फर्स्ट डे नहीं था, बट सेकंड डे से मतलब उस दिन की इवनिंग से लाइक वार्निंग देना वो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सायरन बजने स्टार्ट हो गए थे कि जब भी थर्ड सायरन बजे तो आप लोग को बंकरों में जाना है। तो हम जिस हॉस्टल में रहते थे, हमारे हॉस्टल के ग्राउंड में मतलब बंकर नहीं था। तो जब भी सायरन बजता था तो वार्निंग दी जाती थी कि भाई हाइड होना है, और हम लोग वहां से रोड क्रॉस करके यूनिवर्सिटी के बंकरों में जाके छिपते थे। एक बार हमारी डीन ने भी बोला, एक बार हमने सोचा कि हम हॉस्टल के बेसमेंट में रहें तो हमारी डीन ने भी हमें वार्न किया कि वो जगह सेफ नहीं है, तो आप लोग को यूनिवर्सिटी आना है। तो वो सबसे ज्यादा मतलब खतरे वाला टाइम होता था कि जब हमें हाइड होना है तो उस टाइम सारे बच्चे हॉस्टल से निकल के यूनिवर्सिटी की साइड जाते थे। और बाकी मैं वहाँ पे 2 दिन रुकी हूँ। जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी उस दिन से मैं सिर्फ 2 दिन रुकी। फिर थर्ड डे मुझे मतलब ये पता चला कि हमारे रीजन में मिलिट्री एंटर कर गई है, और हम न्यूज तो देख ही रहे थे तो हमें ये मालूम था कि जिन जिन शहरों में मिलिट्री आ चुकी है वहां से बच्चे इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे हैं। जी जी। बाकी वेस्ट पार्ट से हो रहे थे, तो फिर हमें ये था कि नहीं, मिलिट्री हमारी सिटी में एंटर करे उससे पहले हमें यहाँ से किसी भी कंडीशन में निकलना है। जी। तो बॉर्डर फिर हमने नेक्स्ट डे डिसाइड किया और फिर हमने खुद से बस अरेंज की। उसमें लगभग बाकी सारे नाइजीरियंस थे, हम 5 इंडियंस थे। तो हम वहां से बॉर्डर की साइड निकले। बाकी रास्ते में काफी सारे चेकिंग पॉइंट्स थे, लेकिन सर एक पॉइंट है कि मतलब हम वहां से ना हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे इंडियन फ्लैग, बट हमें मिल नहीं पा रहा था, और किसी ने मतलब उस टाइम इंडियन फ्लैग सबने देने से मना कर दिया और हम वहां से बिना इंडियन फ्लैग के निकले थे। तो वो इतना ज्यादा रिस्की लग रहा था उस जी टाइम, जी। क्योंकि हमें बोला गया था कि विदाउट इंडियन फ्लैग ट्रेवल नहीं करना है, बट अरेंज नहीं हो पाया तो हमें बिना उसके ही निकलना पड़ा। लेकिन ये था कि जब चेकिंग हुई तो पासपोर्ट वगैरह था तो हम बॉर्डर तक पहुंच पाए।
और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई हमें बॉर्डर क्रॉस करने में। जिस टाइम मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, बॉर्डर पे एम्बेसी से सिंगल पर्सन था वहां पे, वो भी लेडी, तो वो हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। इतना ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम था कि जी जी बच्चे बेहोश हो जा रहे थे। वो तो सारी सिचुएशन आप लोगों ने देखी जी होगी, जी 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 जी। कितने सारे वीडियोस वायरल हुए थे। आकृति, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, एक तो अपना अनुभव बताएं और दूसरा ये बताएं कि किस तरह से अभी जब आप लोग लौट करके आए तो फिर यहाँ पर क्या आप लोगों ने महसूस किया, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का रिएक्शन, और दूसरा वहां से लेकर के यहाँ तक आने में क्या क्या आप लोगों ने हम्म। फेस किया, अपने अनुभवों को साझा करें। सर हम लोग कीव में थे, कीव में हम 5 दिन तक रहे। 5th डे हम वहां से निकल कर आए हैं। 5 दिन में हालात ये हो गए थे, ना हमारे पास खाने के लिए चीजें बची थी, ना ही पानी वानी का कोई सिस्टम था। मतलब वहां पे तो कर्फ्यू लग गया था, 3 दिन के लिए कंटिन्यूस कर्फ्यू था, तो हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। बस ये था कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, सायरन बजेगा, हम लोग को उतरना है नीचे, बेसमेंट में जाना है, बंकर्स में जाना है, या जो शेल्टर्स बने हैं वहां निकल के जाना है। तो कंटिन्यूसली वही था, ना खाने का टाइम था, ना पीने का टाइम था, ना सोने का टाइम था, क्योंकि ब्लास्ट हो रहे, सिर पे फट रहा है सब कुछ, अपन सो भी नहीं सकते। ऐसे में इंसान चाह के भी नहीं सो सकता, कितनी भी जगह हो। और तो यही सब था कि उधर पे निकलना इतना मुश्किल था, क्योंकि पूरे में कर्फ्यू था। हम लोगों के पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि कहीं किसी को नहीं निकलना है। और जिस दिन हम लोग निकल के आए, उसके एक दिन पहले रात के 11 साढ़े 11 बजे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि एम्बेसी से बोला जा रहा है कि तुम लोग अपने रिस्क पर निकल जाओ वहां से, और कैसे भी करके स्टेशन पहुंचो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था उस टाइम तक। तो रात में ये सब डिसाइड हुआ। सुबह 5-6 बजे हम लोग उठ गए, सारा पैकिंग वगैरह जो भी थी वो किया। और जब निकल रहे थे हम लोग, 8 बजे कर्फ्यू खुलना था, 8 बजे हम लोग रेडी थे निकलने के लिए। निकलने से 2 मिनट पहले जस्ट सायरन बजा हमारे आसपास, तो हम लोग इतने ज्यादा परेशान थे कि निकले या रुके या क्या करना चाहिए। लेकिन कैसे भी करके 10 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल गए। हम लोग जब निकले उस टाइम शेलिंग हो रही थी, बराबर कंटिन्यूसली आवाजें आ रही थी। वो तो 22 लाख हम लोगों को टैक्सी मिल गई, तो हम लोग टैक्सी लेके सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पे भी कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई भी नहीं था, बस जो भी था हम लोगों को ही करना था। तो हम लोग निकले वहां से, रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन ली, जहाँ की ट्रेन लेनी थी वहां की ट्रेन डिले थी, तो हम लोगों ने लवीव की ट्रेन ली। लवीव से फिर उजग्रोद गए, उजग्रोद से बॉर्डर के पास गए। बॉर्डर पे भी कोई ऑफिशियल नहीं था, हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी, हमारा कोई डेटा भी नहीं था गवर्नमेंट के पास कि अगर इनके समय कुछ होता भी है तो दे डिडंट नो कि हम कितने लोग थे, क्या था। तो जैसे तैसे हम लोग बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद हंगरी पहुंचे। हंगरी में जाके वहां पे एम्बेसी के ऑफिशियल्स तो क्या वॉलंटियर्स थे वहां पे, एम्बेसी वाले तब भी नहीं थे। वॉलंटियर्स आए, हम लोग को लेके गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो भी किया, हमको अकोमोडेशन दिलवाया। वो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पहले तक का बहुत रिस्क था। सब कुछ हम लोग अपने, इसको हम सेल्फ इवैक्यूएशन बोलेंगे, कि गवर्नमेंट ने हमको वहां से तो नहीं निकाला ना, हम लोग खुद निकल के आए वहां से। बॉर्डर के बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो किया वो किया एम्बेसी ने। वो हम उसके लिए थैंकफुल है कि उन लोगों ने हमको मतलब अकोमोडेशन दिया, खाना पीना दिया, लेकिन उसके पहले तक उनकी कोई हेल्प नहीं थी। तो हम लोग जैसे भी निकल के आए, हम लोग बहुत डरे सहमे, जो भी था निकले बस, कि सब कुछ टाइमिंग का खेल था कि हम लोग सही टाइम पे निकले, सही टाइम पे पहुंचे, हमारे ट्रेन मिलती गई, हम लोग निकलते गए। हम लोग कंटिन्यूस 28 आवर्स का ट्रैवल करके हंगरी पहुंचे हैं कीव से। और बीच में फायरिंग, ब्लास्ट, सब कुछ हो रहा था वहां पे। निकल रहे थे, रास्ते में हम लोगों को जगह दिखी ऐसी जहाँ पे ब्लास्ट हुए पड़े थे, पूरा उजड़ा पड़ा था जगह, लेकिन कैसे भी करके निकल आए। फिर वहां से घर आने के बाद ऑब्वियसली सब घर वाले खुश तो थे कि हम लोग निकल आए, अच्छे से सेफली आ गए हैं घर पे। और बस यही था सर। ऋतिक, आप भी अपने अनुभव बताएं। सर नमस्कार। सर मैं खारकीव में था, जो कि बॉर्डर से केवल 38 किलोमीटर दूर था। जी। मैं वहां पे 23rd की नाइट से लेके 28 और 1 की मॉर्निंग तक बंकर में रहा हूँ, जहाँ में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। सायरन बजता था, हम पर गेट खुलता था बंकर का, हम लोग जब तक फ्लैट तक पहुंचते थे खाना बना पाते थे। कभी आधा खाना बना, कभी आधा खाना नहीं बना, सायरन बज जाते हैं, वहां से भागना पड़ता था। उसके बाद हम लोग सुपरमार्केट वगैरह में लगते थे। जब तक हमारा नंबर आया तो भीड़ बहुत। जब तक हम लोगों का नंबर आता था तब तक सायरन बज जाता था। सायरन बजते ही हम लोगों को बंकर में भागना पड़ता, तो हम लोगों को खाने की फैसिलिटीज वहां नहीं थी। मेरे बंकर में करीब 150 इंडियंस थे,
यूक्रेनियंस थे, करीब 250-300 से यूक्रेनियंस थे, बाकी और कंट्री के लोग थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट पहले खाना देती थी बच्चों को, उसके बाद यूक्रेनियंस को, फिर जो बचता था वो हम लोगों को बांटती थी। तो वहाँ के लोग भी एक टाइम पे ये चाहते थे कि यहाँ से लोग कम हो, तो उन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया कि एक बार जो गेट से बाहर निकलेगा वो वापस गेट से अंदर नहीं आएगा। बेसिकली उनका मोटिव ये था कि इंडियंस को निकाला जाए, ताकि अगर खाने की दिक्कत आगे कभी आती है तो उनके सिटीजन्स को ना हो। 1st मार्च को अर्ली मॉर्निंग में हम लोग निकले, क्योंकि वहां अब रुकना ठीक नहीं था, लगातार बम्बार्डिंग वगैरह सब हो रहा था। 1 मार्च को जो आपको ध्यान हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग उड़ाई गई थी सेंटर में खाकी पे, वो मेरे फ्लैट से केवल 250 से 300 मीटर की दूरी पे थी। उस वक्त मैं अपना सामान वगैरह उठा के जस्ट गेट से बाहर ही निकल रहा था, इतने में देखा ऊपर से आपका फाइटर जेट आ रहा है, वहां से कुछ तारा टूटता हुआ दिख रहा है। जब तक हम वो समझ पाते तब तक ब्लास्ट हो चुका था। होने की भक्का इतना सा था कि जितना हमारी पूरी बिल्डिंग थी वो पूरी हिल गई। हम लोगों को एम्बेसी की तरफ से था कि आप वेस्ट में पहुंचिए। वेस्ट में हम कहाँ से पहुंचे कोई नहीं, कुछ पता नहीं था कि कैसे जाए। हम लोग को टैक्सी तक नहीं मिली, हम लोग 3 से 4 किलोमीटर पैदल गए रेलवे स्टेशन की तरफ। वो तो कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने हमें बीच में से लिफ्ट दे दी, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन से हम लोगों की भीड़ इतनी थी कि हम लोगों ने पहले ली लवीव की ट्रेन ली रेलवे स्टेशन से। उस ट्रेन का सफर था 22 घंटे का, और जगह बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों को बिठाया गया, हम लोगों का टीटी ने कहा कि आप केवल भीड़ इतनी, वॉशरूम में टॉयलेट में जाइए। हम लोगों ने अपना सामान टॉयलेट में रखा, हम 7-8 घंटे टॉयलेट में बैठे। उसके बाद हम लोग जैसे बाहर निकल के आए, पास में जो ट्रेन का पास होता है कोच में, लिटरली हम लोग वहां 15 घंटे करीब खड़े रहे। उसके बाद हम लोग लवीव पहुंचे। लवीव से हम लोगों को जाना था चौप, जो कि आखिरी रेलवे स्टेशन है हंगरी बॉर्डर और यूक्रेन बॉर्डर का। वहां तक पहुंचने की कोई सुविधा नहीं थी। जो ट्रेन थी वो निकल चुकी थी, जो बस थी वो ऑलरेडी थी। मेरे साथ 8 से 10 इंडियन बच्चे थे जो जिनका ग्रुप में लेके चला था। वहां से हम लोगों ने फिर बस अरेंज की, हमें वहां पे 31 सीटर बस मिली। बस में फिर हम लोगों को बच्चे ढूंढेगा कि जो वहां तक हंगरी से इवैक्यूएट होना चाहते हैं। हम लोगों ने वो बस देख के टोटल 29 स्टूडेंट्स करे, और बस हमने हायर की, जिसपे फ्रंट पे आगे लगाया इंडिया का फ्लैग। और कुछ बच्चों ने, हमारे साथियों ने वहां पे हाथ से तिरंगे बना रखे थे, वो सारे विंडोज पे चिपकाए गए। वहां से हम लोगों को 280 किलोमीटर चलना था चौप के लिए। वो 3-3.5 घंटे की बस का ट्रेवल था, जहाँ पे पुलिस कई चेक पॉइंट्स आए, लेकिन इंडिया के फ्लैग से इतना रहा हम लोगों को, हमारा कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। बस एक बार आर्मी आती है, ऊपर चढ़ती है, पूछती है इंडिया से, हम लोग कहते हैं हाँ इंडिया से हैं। वो हमारे पासपोर्ट तक चेक नहीं किया। 3-4 चेक पॉइंट हमने क्रॉस करके हम पहुंचे चौप में रेलवे स्टेशन, जो कि यूक्रेन का आखिरी रेलवे स्टेशन है हंगरी बॉर्डर, जहाँ से केवल 3 से 4 किलोमीटर है। वहां हम लोगों को लाइन में लगाया गया इमिग्रेशन के लिए। लाइन में लगाया गया, हम लोग 4 घंटे से खड़े थे, लेकिन हम लोगों का नंबर नहीं आया। वो लोग प्रेफरेंस पहले यूक्रेन सिटीजन को दे रहे थे, उसके बाद लेडीज वगैरह को और चिल्ड्रंस वगैरह को दे रहे थे। हम लोग उस बात पे लड़े कि हम लोग इतनी देर से खड़े हैं, आप हमें नहीं बुला रहे, अपने सिटीजन को बुला रहे। तब जाके उन्होंने हमें 3-4 घंटे बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ। वहां से ट्रेन हमने ली हंगरी का सबसे पहला रेलवे स्टेशन ज़ेनिकी करके नाम था उसका। उस रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन ली। वो 3 से 4 किलोमीटर का सफर था, 15 से 20 मिनट ट्रेन ने लगाए। वो हम वहां पे पहुंचे। उससे पहले तक हमारा एम्बेसी ने कोई मदद नहीं की। हम अपना खुद सेल्फ रिस्क पे वहां पे गए थे, जहाँ की शेलिंग वगैरह हुई थी, बॉम्ब वगैरह फट रहे थे। जो एक मेरे साथ का ही एक बंदा था जिसकी डेथ हो गई थी शेलिंग में, आप जानते हो नितिन करके, वो मेरे साथ ही मेरे 4th ईयर का बंदा था। हम लोग फिर जब हंगरी बॉर्डर पहुंचे, तब भी एम्बेसी कोई ऑफिशियल नहीं था वहां पे। उन लोगों ने वॉलंटियर्स खड़े कर रखे थे, जिन लोगों ने हमें वहां से टिकट दी बुडापेस्ट तक की। अब हम बुडापेस्ट तक की ट्रेन का वेट किया। रात में 12:30 बजे तक के आसपास की ट्रेन थी। हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी, जिसने 5 घंटे लेके हम लोगों को उतारा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट पे हम लोग 5 बजे सुबह पहुंचे। वहां पे एम्बेसी ने हमें पिक किया। एम्बेसी पिक करके हमें एम्बेसी हाउस ले गई। एम्बेसी हाउस जब तक हम पहुंचे थे, तब तक हमें पता चलता है कि फ्लाइट लगी हुई है। तो जिनके पास पेट्स थे उनको उतार दिया गया। मैं अपना रैपिड लेके आया था, मुझे उतार दिया गया। मुझसे बोला गया आप ये फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको इंडिगो और एयर इंडिया अलाउ नहीं करेगी, आपको वेट करना पड़ेगा एयरफोर्स की फ्लाइट का। तो मुझे एम्बेसी हाउस में बिठाया गया पिछले 5 घंटे से। और वो भी एम्बेसी में एम्बेसडर से बात कर रहा था कि फ्लाइट है एयरफोर्स की, आप एक बार पता करिए। तो वो हमसे कहते हैं कि नहीं, फ्लाइट नहीं है, वो जो फ्लाइट है वो निकल चुकी है, अगली फ्लाइट 2 से 3 दिन बाद है। जबकि उसी फ्लाइट के जो फ्लाइट अभी बोर्ड हुई नहीं थी, वहां मेरे दोस्त लोग अपने पेट्स लेके बैठे थे, लेकिन एम्बेसडर ने हमें गाइड नहीं किया ढंग से। फिर वहां एक और लेडी थी वॉलंटियर, उनसे बात की, उन्होंने सब बात करके उस फ्लाइट में अरेंज करवाई सीट। तो हम लोग 5 घंटे एम्बेसी बैठे। एम्बेसी से हम लोगों को फिर जब फ्लाइट में पता चल गया कि सीट्स अवेलेबल है पेट्स के लिए,
तो मैं अपना पेट लेके एम्बेसी से निकला एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट बुडापेस्ट एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से एम्बेसी के ऑफिशियल्स वगैरह ने हम लोगों को फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए हेल्प की। वहां से हम लोग 9 घंटे की फ्लाइट लेके हंडेन एयरपोर्ट, जो कि गाजियाबाद में मिलिट्री का एयरफोर्स का स्टेशन है, हम लोग वहां उतरे। वहां उतरते बहुत सुकून मिला। एक तो हर जहां जहां हम लोगों ने इंडिया फ्लैग लगाया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां उतर के सब घर वालों का रिएक्शन अच्छा था कि आप घर वापसी आ गए, सबके आंखें नम थी। हम लोग को भी सुकून मिला। उसके बाद से सफर, मैं अभी भी गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, खार्किव में जो वॉर जोन है वहां पे और 250 से 300 बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, जो कि रशिया के बॉर्डर से बिल्कुल ऋतिक, आप लोग जो बात बता रहे हैं, आप लोगों ने जो बात बताई, उसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल हालात कैसे रहे होंगे। हम लोग तो इतना दूर बैठ करके जब देख रहे हैं तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, आप लोग तो उससे दो चार होके आए। छाया, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, वहां से आप लोग यहाँ तो आ गए, लेकिन अभी जहन के अंदर ये बात तो होगी, एक तो फ्यूचर को लेकर के बहुत बहुत सारे सवाल हैं। कैसे देख रहे हैं? अभी तो वहां तो वॉर जोन बना हुआ है, पता नहीं वहां पर कब वो वॉर खत्म होगा, किसी के पास इसका जवाब है नहीं। फ्यूचर को लेकर के क्या अभी आप लोग बहुत डाउटफुल हैं, और उसको लेकर के क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं, अभी जहन में क्या चल रहा है? छाया सर, अभी हम लोग जितने भी यूक्रेनियन मेडिकल कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं आपस में, और कुछ गवर्नमेंट से बात भी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बात की है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मे बी उन्हें इंडिया के कॉलेजेस में सीट इंक्रीज करवाएंगे, एडमिशन देंगे, बट अभी इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। बस उन्होंने बोला है, तो मतलब, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। हमारी डीन से भी बात हुई थी, तो अभी तो जैसे आपको पता है वहाँ पे हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते। वहाँ के टीचर्स भी कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला है, एटलीस्ट 15 डेज। उन्होंने बोला है कि आप 15 डेज वेट करिए, उसके बाद मे बी, मतलब मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मेरा इस बार वहाँ पे एक एग्जाम होता है जो मैंडेटरी है और ऑफलाइन ही होता है। जी जी। मतलब अभी तक कभी ऑनलाइन हुआ नहीं, वो एग्जाम 3rd ईयर एंड 6th ईयर में होता है। तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मे बी वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि सिचुएशन वहाँ की अभी ठीक नहीं है। तो वेट कर रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर अंदर हालात सामान हो जाए तो शायद हमें कुछ आगे का पता चले। और यहाँ पे भी कुछ बच्चों ने गवर्नमेंट से बात की है, तो देखो क्या होता है, क्या रिस्पांस आता है उनकी साइड से। आकृति, फ्यूचर को लेकर के क्या इस समय चल रहा है जहन में? सर यही है अभी तो कि ऑफिशियल न्यूज का वेट कर रहे हैं कि कॉलेज की तरफ से क्या न्यूज आती है। प्लस उसके अलावा इन केस अगर कुछ होता भी है तो हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसफर लेने का, कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर ले सकते हैं। तो एक तो वो ऑप्शन है। प्लस तीसरा ये है, जो इंडिया में बोल रहा है गवर्नमेंट की यहाँ पे सीट्स दिलवाएंगे हम लोगों को, लेकिन सर उसमें भी कितना करेंगे? ये लोग बोल रहे हैं फीस 50% आधी कर देंगे। 1 करोड़ फीस है, 1 करोड़ की आधी भी 50 लाख होती है सर। हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने बाहर जाना चूज किया। अगर हम वो 50 लाख अफोर्ड कर सकते तो हम इंडिया में ही रह सकते थे। अगर हम इतना करते तो हम इंडिया में ही रह लेते। हम फर्स्ट ऑप्शन बाहर जाने का क्यों प्रेफर करते? तो अगर गवर्नमेंट जो है वो फीस को लेके कुछ करती है, कम करती है, तो एक ऑप्शन ये भी हम लोग के पास रहेगा कि हम इंडिया में कॉलेज ले सकते हैं। वरना फिर यही एक ऑप्शन है, या तो हम ऑफिशियल न्यूज का वेट करें हमारे कॉलेज की तरफ से, या फिर ट्रांसफर लेके दूसरी कंट्रीज में निकल जाए। ऋतिक, आपके पास भी अभी आगे फ्यूचर को लेकर के क्या है? सर पहले तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यूपी में 72 मेडिकल कॉलेज है, अगर और यूपी के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन स्टूडेंट्स वो करीब 1200 है, अगर हर कॉलेज में भी 5 से 10 सीट्स अवेलेबल की जाए तो सारे यूक्रेनियन मेडिकोज यहाँ पे स्टेबल हो सकते हैं। हम लोगों की पढ़ाई यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। कोई भी माँ बाप अपना बेटा या अपनी बेटी बाहर अब यूक्रेन में इस हालत में तो नहीं भेजना चाहेगा। बाकी जैसे हम लोगों को यूरोप हंगरी से हम लोग इवैक्यूएट हुए, तो वहाँ की हंगरी गवर्नमेंट हमसे कहती है अगर आपको आगे की पढ़ाई की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ ट्रांसफर ले सकते हैं। जब हंगरी की गवर्नमेंट ये ट्रांसफर देने को तैयार है हमारे 20 सेशन में, तो हमारी भारतीय सरकार से कर ही सकती है। चलिए ऋतिक, हम भी उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, छात्रों की ये जो बात है वो सरकार के द्वारा सुनी जाएगी। और आज भी जो कन्वर्सेशंस हुए हैं उसमें कुछ ये चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर जो एडमिशन है वो मिल भी जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए और अपनी इन बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।